वेलकम टू आशा मॉम्स। दोस्तों, ये है वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चे एग्जाम्स में जाके कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्या डिफरेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो कंफ्यूज होते हैं और क्या डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। वीडियो का पार्ट 1 भी बनाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि एग्जाम्स के लिए बच्चे को पहले से ही कैसे रेडी रखें। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ऐसे और मजेदार वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों, हम अक्सर पेरेंट्स को ये कहते हुए सुनते हैं कि हमारे भी बच्चे को तो पूरा पेपर आता था, बट पता नहीं पूरा पेपर क्यों नहीं अटेम्प्ट करके आया, या फिर ये लास्ट क्वेश्चन क्यों छोड़ आया, या फिर दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपस में क्यों मिक्स कराया। अगर बड़े बच्चे हैं तो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आती है, अगर छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स ये हम कहते हुए सुनते हैं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स कराया है, मैच द कॉलम की मैचिंग गलत कराया है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि पेरेंट्स को कैसे पता लग रहा है कि बच्चा ये करके आया है। आखिरकार बता तो बच्चे ही रहे हैं ना। अगर बच्चा घर आके बता रहा है कि मैं यहाँ पे ये लिख के आया हूँ, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, अगर मान लीजिए हम ये मान के चले बच्चा आपको मिस्टेक्स नहीं बता रहा, आप वो आपसे सुन रहे हैं और आपको खुद को पता लग रहा है मिस्टेक्स हुई है, तो आखिरकार बच्चा कॉन्फिडेंट है तभी आपको बता पा रहा है ना। घर आके बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मैं ये करके आया हूँ, ये नहीं करके आया हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसका ये आंसर लिखा है, यहाँ पे मैच द कॉलम ऐसे की है, तभी आपको पता लग रही है उसकी मिस्टेक। घर आके बच्चा कॉन्फिडेंट है, लेकिन वही बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज क्यों है, क्या रीजन है। मैं यहाँ पे बच्चे के कॉन्फिडेंट होने की बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए बच्चे ने गैस से पेपर किया होता या फिर जैसे कहते हैं तुक्का चलाया होता, तो वो कभी आपको घर आके ये नहीं बताता कि मैंने इसका ये आंसर लिखा है, इसका वो आंसर लिखा है। जैसे मान लीजिए एमसीक्यूज है, 4 ऑप्शंस है, अगर तो बच्चे ने तुक्का चलाया, गैस लगाया, चलो इसको नहीं इसको टिक कर देते हैं, इसको नहीं इसको टिक कर देता हूँ, तो घर आके उसको याद नहीं रहेगा कि मैं टिक करके आया हूँ, मैं इसका ये आंसर लिख के आया हूँ। अगर बच्चे ने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको बताया है, पूरा कॉन्फिडेंटली बताया है कि इसका मैं ये आंसर लिख के आया हूँ, इसका मतलब ये है कि उसमें कॉन्फिडेंस तो पूरा है, बट वो एग्जामिनेशन हॉल के डर की वजह से वहां पे कंफ्यूज हो गया। एग्जामिनेशन हॉल चीज ही ऐसी है, जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं हम भी डरते थे, कोई ज्यादा डरता है, कोई डरता कम है, लेकिन डरते सारे हैं। जैसे मान लीजिए हम बड़े भी हो गए थे, तभी भी मुझे याद है जब हम मास्टर्स डिग्री के पेपर के लिए भी जाते थे या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए भी जाते थे, तब भी जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे होते थे तो एक अलग ही फीलिंग, जैसे दिल में एक अलग ही सेंसेशन बॉडी में होती थी। तो ये बच्चों में भी होता है। अगर बच्चा घर आके बताने लायक कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब वहां पे वो कॉन्फिडेंटली पेपर कर सकता था, तो एग्जामिनेशन हॉल के डर की वजह से सिर्फ वो गलतियां कर रहा है या मिस्टेक्स कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क बताने वाली हूँ, थोड़ा सा आपका काम बढ़ाने वाली हूँ। आई होप मेरे प्राउड पेरेंट्स ये क्यों जरूर करेंगे। आपने बच्चे के लिए एग्जामिनेशन हॉल की फीलिंग उसको घर पे करवा देनी है। नंबर 2, आपका जो काम है, आपने उसके लिए एक पेपर डिजाइन करना है, पेपर तैयार करना है। एक पेपर तैयार नहीं करना, इनफैक्ट हर सब्जेक्ट का पेपर तैयार करना है। तो कोशिश करिए जो आपने करना है, ये पेपर से कम एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 10-15 डेज पहले आपके सारे पेपर्स तैयार हो जाने चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमें तो पेपर तैयार करना आता नहीं है। आपको आता है, आपको क्यों नहीं आता। आप टेस्ट भी तो बच्चे को तैयार करके देते हैं ना एग्जाम से पहले, 1 या 2 दिन पहले जब आप तैयारी करवाते हैं, तो वही अपने पेपर के लिए करना है। फिर फर्क सिर्फ ये है, टेस्ट आप 1 पेज का करते हैं, 2 पेज का रेडी करते हैं, पेपर हमने थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि आप तैयार नहीं कर पाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्लास के टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप उनसे पेपर पैटर्न पूछ सकते हैं। हैरान मत होइए, मैं पेपर पैटर्न, पेपर स्टाइल पूछने की बात कर रही हूँ, पेपर पूछने की बात नहीं कर रही। जितना टीचर्स को अलाउड होगा, जितनी उनकी लिमिट्स में होगा, वो आपको जरूर बता देंगे। कि जैसे मान लीजिए अगर छोटे बच्चे हैं तो वो बता सकते हैं कितने मार्क्स के ब्लैंक्स आएंगे, कितने मार्क्स के मैच द कॉलम आएंगे, कितने मार्क्स के वेरी शॉर्ट आएंगे। अगर मान लीजिए बच्चा सिर्फ सीनियर क्लासेस में है तो सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, वो बता सकते हैं कि इतने पार्ट्स में पेपर डिवाइड किया होगा, इतने इस क्वेश्चन में चॉइस आएगी, यहाँ पे चॉइस नहीं आएगी, इतने मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इसमें से सारे अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब कि इस जितना उनकी लिमिट्स में होगा, जितना उनको अलाउड होगा, वो आपको जरूर बता पाएंगे। अगर मान लीजिए क्लास टीचर्स को अलाउड नहीं है, वो आपको नहीं बता पा रहे, तो आप ट्यूशन टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की जो बुक्स हैं उसके पीछे, उनके गाइड के पीछे, अगर सीनियर क्लासेस में आपके बच्चे हैं तो पेपर पैटर्न बना होता है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, तब भी आप इतना तो कॉन्फिडेंट है ना, आपको सिलेबस का तो पता है ना, और आपको टाइम भी ऑब्वियसली टीचर जरूर बता चुके होंगे कि 1 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो उस हिसाब से आप पेपर घर पे स्टाइल कर लीजिए। कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो आप अपने बच्चे के लिए अच्छा करेंगे ना।
अब ज़रूरत है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल की। पेपर तैयार करने के बाद हमने घर का एक ऐसा सेपरेट रूम लेना है जहाँ पे कोई आता-जाता नहीं है, या फिर अगर कोई सेपरेट रूम नहीं है, तो कोशिश करनी है कि ऐसा रूम देख लीजिए जहाँ पे 2-3 घंटे के लिए कोई आए जाए ना, वहाँ पे अपने बच्चे को बिठाना है। पेपर से 1 दिन पहले पेपर उसके हाथ में पकड़ा के और वैसे ही उसके साथ स्ट्रिक्टनेस के साथ पूरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके उसका 1.5 या 2 घंटे जितने भी देर का पेपर है आपने लेना है। कोशिश करिए कि फैमिली मेंबर उस टाइम पे उसके रूम में ना हो, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। कोशिश करिए कि चाहे आज कोई आपके कोई रिलेटिव्स आ सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड आ सकते हैं, या फिर गली का कोई सीनियर स्टूडेंट आ सकता है। कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, वो 1.5 से 2 घंटे उस रूम में रहे ताकि बच्चे को पूरी एग्ज़ामिनेशन हॉल वाली फीलिंग आए। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे चीटिंग का कोई स्कोप तो नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारे भी गुरु हैं, वो कोई ना कोई ज़रिया लगा ही लेते हैं। इसके अलावा बच्चे का कोई एन्जॉयमेंट का सोर्स नहीं है। ये नहीं कि आप पेपर बच्चे को दे के आ गए और बाद में बच्चा आपको मोबाइल पास पड़ा है, वहाँ पे मोबाइल में वो वीडियो गेम्स देख रहा है। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। य यकीन मानिए, अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल की बच्चे को फीलिंग करवाते हैं, तो बच्चा एग्ज़ामिनेशन हॉल में कंपैरेटिवली कम डरेगा जितना कि वो पहले डरता है। मैं आपको बार-बार पेपर डिज़ाइन करने की रिक्वेस्ट इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि टेस्ट में और पेपर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक मेन रीज़न एक और होता है पेपर में कन्फ्यूज़ होने का, क्योंकि पेपर में पूरा सिलेबस एक साथ आना है, लेकिन टेस्ट में आने हैं सिर्फ़ 1 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स या कुछ क्वेश्चंस या कुछ एक्सरसाइज़ेज़। जब बच्चे को एक साथ काम याद करने के लिए दिया जाता है, या फिर पेपर में जब एक साथ ही सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स का एंगल्स का चैप्टर का आपने टेस्ट लिया, आपने बच्चे को बोला बच्चा छोटी क्लासेस का मैथ्स का 60 डिग्री का एंगल बनाओ, 30 डिग्री का एंगल बनाओ, वो बना रहा है। लेकिन जब मैथ्स में उसने पेपर के लिए प्रैक्टिस करनी है, उसमें उसको एंगल्स के टाइप्स, एंगल्स के पूरे डिटेल के जो जो भी 2 या 3 चैप्टर सारा कुछ आ रहा है, वहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ बच्चे के लिए पहले से पेपर तैयार रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए क्लास में टेस्ट हो रहा है, उसमें बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, बच्चे को पता है साइंस का पीरियड निकल गया, सोशल पीरियड आने वाला, सोशल के मैम ने ये वाले 2 क्वेश्चन का टेस्ट दिया है, 2 मिनट में चलो रिवाइज कर लिए, हो गया। घर में मम्मा टेस्ट लेने वाले हैं, ट्यूशन में मैम टेस्ट लेने वाले, पता है किन चैप्टर्स का किन क्वेश्चन का टेस्ट आना है, वो 10 मिनट्स पहले रिवाइज कर लिया, वो हो गया। लेकिन उसमें और पेपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि कई बार बच्चे वही बच्चा जो टेस्ट में 90% स्कोर कर रहा है, वही बच्चा पेपर में 50% स्कोर सिर्फ इसलिए कर पाता है क्योंकि वो कंबाइंड सिलेबस जो एक साथ इकट्ठा सिलेबस है उसको लर्न करने में उसको प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये प्रैक्टिस आप एग्जामिनेशन हॉल की और पेपर डिज़ाइन करने का काम आप पहले ही कर लीजिए, ताकि ये कन्फ्यूज़न बच्चे को पेपर में ना हो। दूसरा, आपने इस बात का ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट ये है कि बच्चे की पेपर में जाने से पहले ही पेपर की पूरी तैयारी हो। 99% बच्चे की तैयारी हो तो बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा। अगर बच्चा ऑलरेडी 50% तैयारी के साथ जा रहा है, ऑलरेडी बच्चा 70-80% रेडी है, तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए ही मैंने वीडियो का पार्ट 1 बनाया है, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चे को एग्जाम से पहले ही एग्जाम के लिए कैसे रेडी रखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने बच्चे की जब एग्जाम्स के लिए उसको रेडी करना है, तो आपने बच्चे के लिए कभी भी कोई टारगेट फिक्स नहीं करना कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए या आपकी इतनी परसेंटेज आने चाहिए। कोशिश करिए कि अगर आपका बच्चा सिंसियर भी है, वो अपने लिए खुद टारगेट फिक्स कर रहा है, तो उसको भी टारगेट फिक्स ना करने दीजिए। क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो काम आप टारगेट वाला करते हैं, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे एग्जाम्स है, आप उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाते हैं। इसके अलावा जो ऑनरेबल पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं या फिर आपको साइकोलॉजी की नॉलेज है, तो आपको ये पता होगा कि जो कंसेप्ट या फिर जो टॉपिक हम फर्स्ट टाइम लर्न करते हैं, उसके याद होने की, इसकी रिकॉलिंग कैपेसिटी हमारी कम होती है एज कंपेयर टू उस टॉपिक के जो कि हमने पहले 1 या 2 टाइम्स रिवाइज किया हो, बेशक बीच में 4 या 5 मंथ्स का गैप ही क्यों ना पड़ गया हो। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आपके एग्जाम से, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, एग्जाम से पहले ही सारी तैयारी रखिए। एग्जाम से 10 डेज बाद, जब 10 डेज रह गए एग्जाम्स में, बच्चे को कोई नया टॉपिक, कोई नया कंसेप्ट मत करवाइए, क्योंकि उसमें बच्चे कंफ्यूज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यही कोशिश करिए कि एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करनी पड़े, ताकि हर सब्जेक्ट बच्चे, हर टॉपिक बच्चे का रिवाइज हो, ना कि वो नया हो उसके लिए।
हम ये भी पेरेंट्स को कहते हुए सुनते हैं कि इसके ट्यूशन टीचर तो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो इसको एग्जाम्स में 2 टाइम्स बुलाते हैं, या फिर इसके ट्यूशन टीचर बड़े अच्छे हैं, वो एग्जाम्स में इसको संडे को बुलाते हैं। या फिर पेरेंट्स, मैं खुद देखती हूँ जब बच्चे के एग्जाम्स होते हैं, उनका खाना पीना, घर की साफ सफाई, घर का हर काम, रिश्तेदारों के आने पर बैन, कहीं बाहर जाने पर बैन, संडे भी उनका पूरा मंडे बना होता है। ऐसे हार्ड वर्किंग जो डिनोटिंग जो इतने ज़्यादा एफिशिएंट पेरेंट्स हैं, जो इतने ज़्यादा बच्चे के लिए ध्यान देते हैं, ऐसे टीचर्स की भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो ट्यूशन टीचर बच्चे की तरफ इतना ध्यान देते हैं। बट हमने कोशिश करनी है कि ये नौबत ही ना आए। हमने बच्चे की इतनी ज़्यादा पहले तैयारी रखनी है कि एग्जाम्स के दिनों में ना तो हम बच्चे को इतना स्ट्रेस दें, ना खुद इतना स्ट्रेस लें। अगर है तो बच्चे ना, दिमाग तो बेचारों को उतना ही है ना। ये नहीं है कि हम बच्चे को एग्जाम्स में 10 दिन के 12 घंटे में से 10 घंटे लेके बैठ जाएंगे तो उनको ज्यादा याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब बच्चा पेपर खत्म कर चुका होता है तो बच्चे सारे रिवाइज करते हैं। पेरेंट्स उनको कह के भेजते हैं कि आपने पेपर उसी वक्त जरूर रिवाइज करना है, 1 टाइम रिवाइज करना है, 2 टाइम्स रिवाइज करना है, अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए सफिशिएंट टाइम है, आपका पेपर 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे में फिनिश हो गया है, तो नेक्स्ट आपने 1 आवर मतलब कि 1 घंटा 1.5 घंटा हो चुका, आपका पेपर फिनिश हो गया, आपने ये नहीं करना जो रिविजन स्टार्ट करनी है उसी वक्त स्टार्ट कर देनी है। बच्चे को ये बोलना है कि पेपर खत्म करने के बाद एकदम से हेड डाउन करना है, आईज क्लोज करके ऐसे रिलैक्स होना है, तो 5 से 7 मिनट्स बाद अपने पेपर की रिवीजन शुरू करनी है। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक बार अगर मान लो कोई हम चीज गलत लिख रहे हैं, स्पेलिंग मान लीजिए गलत लिख रहे हैं, सपोज करिए कि हम स्पेशल की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, एक टाइम पे हमें स्पेशल की स्पेलिंग लग रहे हैं SPECIL, एक मैं ज्यूम कर रही हूँ, मान लीजिए एक टाइम पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक टाइम पे हमें स्पेलिंग लग रहे हैं स्पेशल के SPECIL, अगर हम उसी वक्त उसको दोबारा पढ़ेंगे हमें उसके स्पेलिंग वही नजर आएंगे, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग वैसे ही चल रहा होता है। इसलिए बच्चे को कहिए अगर टाइम है, पॉसिबल है, तो 5 to 7 मिनट्स का गैप डाल के फिर दोबारा पेपर रिवाइज करिए, उसमें मिस्टेक्स नहीं करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक ये ट्रिक होती है कि जब हमने पेपर कर लिया है, जब बच्चों को आप रिवाइज करने के लिए बोलते हैं, रिवाइज करने के लिए सब पॉइंट्स है, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि बीच में गैप डालिए, अगर पॉसिबल है तो, टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो फिर गैप मत डालिए, फिर साथ में रिवीजन करिए और रिवीजन कम से कम 2 टाइम्स करिए। दूसरा ये है कि जब हमने रिवीजन करनी है, बच्चा अपना पेपर पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे सारा पेपर पढ़ रहा है, मैंने कोई गलत तो नहीं लिखा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं की, बच्चे को इस चीज की प्रैक्टिस करवाइए कि क्वेश्चन पेपर सामने रख के रिवाइज करे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बच्चे कई बार आंसर चेंज कर देते हैं, मैच द कॉलम ऊपर नीचे हो गए, तो इसके लिए क्वेश्चन पेपर का भी सामने होना जरूरी है, ताकि बच्चे को ये पता लगे कोई मैंने आंसर एक्सचेंज तो नहीं कर दिया आपस में, या फिर मैंने मैच द कॉलम कोई आगे पीछे तो नहीं कर दिया, या फिर ये ना हो कि क्वेश्चन कोई और उतारा, स्टेटमेंट कोई और उतारा, आंसर किसी और का लिख रहा है। तो दोबारा ये नहीं कि उसने सिर्फ आंसर शीट ही रिवाइज करनी है, बच्चे को ये जरूर बोलिए कि जो आंसर शीट है वो पेपर के साथ, अपने एग्जाम जो पेपर मिला होता है उसके साथ एक बार जरूर टैली करें। अब आपने कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आप अपने बच्चों को पेपर से पहले कैसे तैयारी करवाते हो, और आपने मेरी बात मान के, मुझे एज ए सिस्टर अपनी मान के या अपनी एज ए फ्रेंड मान के अभी तक बच्चे के पेपर स्टाइल करने के लिए अपना मन बनाया कि नहीं बनाया। अगर आप जब भी स्टाइल कर लेते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम हमने अपने बच्चे का इंग्लिश का पेपर स्टाइल करके रख लिया है, हमने मैथ्स का पेपर बना के रख लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए।